नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यावरण संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? ए पूर्वी हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड, या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ये सभी 4 क्षेत्र भारत में हैं। और पूरे विश्व में कितने हैं? तो पूरे विश्व में 36 हैं, उनमें से 4 भारत में हैं। और जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र वो होते हैं जो जिनकी जातियां देखिए पर्याप्त मात्रा में हों, साथ ही स्थानीय जातियों की प्रमुखता भी हो, साथ ही उन पे संकट हो, उनके अस्तित्व पर संकट भी हो, तो इसी को जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलते हैं। भारत में ये 4 क्षेत्र हैं, विश्व में ये 36 जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, सी शीतोष्ण घास प्रदेश में, या डी सवाना क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पृथ्वी के कहाँ पाए जाते हैं? तो 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एवं 10 डिग्री साउथ के बीच में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी यहीं पे सर्वाधिक जैव विविधता होती है। अगर यह आंसर में नहीं है तो समुद्र में जो कोरल रीफ पाई जाती है, कोरल रीफ में भी सर्वाधिक जैव विविधता होती है, इससे भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर, बी मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, सी अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक, डी गोंगामल नेशनल पार्क तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा डी गोंगामल नेशनल पार्क तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि है ये महाराष्ट्र में। बाकी नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर में है, मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में है, अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। इन सभी को ध्यान में रखना है। कर्नाटक में और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क, साथ ही अंशी नेशनल पार्क। तो कर्नाटक में ये सभी 5 नेशनल पार्क हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी 5 को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए बेनेट, बी अर्निज नेस, सी नॉर्मन मायर्स, या डी वाल्टर जी रोसेन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वाल्टर जी रोसेन महोदय ने। बाकी बेनेट महोदय ने क्या कहा था? तो बेनेट महोदय ने दी थी पारिस्थितिकीय संक्रमण की संकल्पना। पारिस्थिति संक्रमण की संकल्पना किसने दी? बेनेट महोदय ने। अर्जिनेस ने गहन पारिस्थितिकी की संकल्पना अर्जिनेस ने दी थी, अर्निजनेस ने दी थी। नॉर्मन मायर, जो पिछला हम लोग देखें क्वेश्चन की जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र, उसकी संकल्पना दी नॉर्मन मायर्स ने। और वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी की संकल्पना दी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन की
जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी जातियों का समावेशन, सी अत्यधिक दोहन, या डी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। तो आंसर हो जाएगा डी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना जैव विविधता का मुख्य कारण है। बाकी एक कारण है लेकिन मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। जब किसी भी जीव जंतु या इंसान का उसका प्राकृतिक आवास ही नष्ट हो जाएगा तो जीव जंतु या इंसान भी नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि जैव विविधता संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति यानी कि इन सिटू पद्धति कौन सी है? ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, सी पवित्र झील एवं उपवन, डी उपर्युक्त सभी। तो जैव विविधता संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति है उपर्युक्त सभी। ये सभी परिस्थितियाँ स्वस्थानीय हैं। स्वस्थानीय का मतलब कि प्रकृति को, पेड़ पौधे या अन्य जो प्रकृति के सभी तत्व हैं तो उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही, यानी कि वो जहाँ वनस्पति पाई जाती है वहीं उनका संरक्षण किया जाए, इसी को बोलते हैं स्वस्थानीय। स्व मतलब अपना और स्थान मतलब स्थान, तो स्वस्थानीय पद्धति। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रवाल भित्तियों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप, बी कच्छ की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त ये सभी जितने भी हैं 4 प्रवाल भित्तियों का भारत में मुख्य क्षेत्र हैं, इन सभी को ध्यान में रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का प्रमुख कारण है? ए डिफ्लोफिनेक, बी एस्प्रिन, सी एसिटामिनोफेन, या डी आइबुप्रोफेन। तो आंसर हो जाएगा डिफ्लोफिनेक। गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण डिफ्लोफिनेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन संबंधित है? ए जलवायु परिवर्तन से, बी कीटनाशक प्रदूषण से, सी ओजोन परत संरक्षण से, या डी आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो आंसर हो जाएगा डी आर्द्रभूमि संरक्षण से रामसर सम्मेलन संबंधित है। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था 1971 में, डेट थी 2 फरवरी को, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि का संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और भारत में कितनी आर्द्रभूमियाँ हो गई? तो वर्तमान में 42 से बढ़ के अब हो गई हैं 46 आर्द्रभूमि। तो इन सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे? ए 38, बी 40, सी 42, या डी 44। तो देखिए पहले 42 थे लेकिन 4 और बढ़े हैं तो वो हो गए हैं 46 हो जाएगा आंसर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो अगस्त 2021 तक रामसर स्तर भारत में 46 हैं। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में? तो ये भी अब 51 से बढ़ के हो गए हैं 52। करंट के क्लास में और देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची है, उसमें कितनी है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 40 हो गए हैं। और 18 देखिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में 18 हैं, उनमें से 12 को यूनेस्को ने विश्व विरासत के विश्व नेटवर्क में शामिल किया है। यूनेस्को ने 12 को, और भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इन सभी को ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है। ए गुजरात में, बी आंध्र प्रदेश में, सी राजस्थान में या डी पंजाब में। तो आंसर हो जाएगा ए गुजरात में है, कच्छ के रण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे आर्द्र भूमियाँ जिनके पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है, किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, सी स्टॉकहोम सम्मेलन या डी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। किस वर्ष का है, 1987 का है, किंतु लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 को, 89 को लागू हुआ था इस 89 में, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 का। और मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, तो ये आंसर हो गया सी की स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष का है, 1972 का है। और पर्यावरण एवं मानव सम्मेलन भी बोला जाता है। तो पहला महत्वपूर्ण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन ही था। यही जब 20 साल पूरा हो गया तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। इसको भी ध्यान में रखना है, इसके 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था रियो में, रियो ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, बी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1991, बी वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1991, सी जैव विविधता अधिनियम 2002 और डी भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई। तो आंसर हो जाएगा बी वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1991 का नहीं है, बल्कि वो है 1981 ईस्वी का। और 87 में इसमें ध्वनि प्रदूषण भी शामिल कर दिया गया। तो आंसर बी हो जाएगा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब का है, 1981 का है। 87 में इसमें ध्वनि प्रदूषण भी शामिल कर दिया गया था। बाकी जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है और भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है। कब बना था, 2003 ईस्वी में बना था। इसे भी ध्यान रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। ए टैगा, बी प्रेयरी, सी पतझड़ या डी गहरे सागर। तो आंसर हो जाएगा डी गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। यहीं पे अगर अधिकतम पूछ दे कि जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन अधिकतम कहाँ होता है, तो अधिकतम होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। ए वेगनर, बी कोपेनहेगन, सी डब्ल्यू.जी. रोसेन या डी जोसेफ फोरियर। तो आंसर हो जाएगा डी जोसेफ फोरियर महोदय ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। वेगनर ने देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था।
कोपेनहेगन नहीं है तो जगह हो जाएगी। कोपेन महोदय ने भारत की जलवायु को 9 प्रकार में बांटा है और WG रोसेन, वाल्टर जी रोसेन या WG रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी की संकल्पना दी, जैव विविधता की संकल्पना दी, और जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ए जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बी ओजोन नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा डी सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन नाइट्रस ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी 6 महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस हैं। इन सभी को ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन का कारण है ए ग्रीन हाउस गैसें, बी ओजोन परत का क्षरण, सी प्रदूषण, या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी जलवायु प्रदूषण का कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल अवशेषों को जलाने से कौन सी गैस निर्मुक्त होती है, यानी कौन सी गैस निकलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन, या डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी तीनों गैस फसल के अवशेष को जब जलाएंगे हम तो उनसे निकलेगी, यानी कि धुएं से निकलती हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी होनी चाहिए? ए 0.02%, बी 0.03%, सी 0.04%, या डी 0.05%। तो होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा बी 0.03%, किंतु वर्तमान में है कितनी? 0.04% है। होनी चाहिए 0.03%। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान कितना बढ़ा? ए 0.6%, बी 0.7%, सी 0.8%, या डी 0.9%। तो आंसर हो जाएगा सी 0.8%। पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान 0.1% बढ़ा। इन सभी को ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।